Okay, friends, so welcome to the first lecture on post-independence history. So post-independence history is it's a very controversial subject. Why it is very controversial? Because इससे questions नहीं आते. Okay, questions 2013-14 के बाद नहीं के बराबर आए हैं इनसे. So अगर आप देखोगे तो 10 साल 12 साल से एक डोरमेंट वोल्केनो है ये. ओके, ऐसा कह सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है इट्स लाइक अ डोरमेंट वोल्केनो, मतलब फटने को तैयार है. यू नेवर नो. ओके, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन. ओके, सो इसीलिए हमें तैयार रहना होगा. हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप अनलकी हो जाओ, होता है ना कि इस बार जैसे प्रीलिम्स 2023 में क्या हुआ था. दैट ओके, आप गए पेपर सब चीज कर लिया, सब चीज पढ़ लिया आपने, लेकिन गए तो क्या हुआ, लक का खेल निकल गया. उसी तरीके से यू नेवर नो. ओके, यू नेवर नो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री कब डोरमेंट वोल्केनो की तरह फट जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट मीन्स. प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन इधर उधर आते रहते. जैसे आया था आपका कि क्रोनोलॉजिकली आपको सर्टेन इवेंट्स को ऊपर नीचे करना है. ओके, क्रोनोलॉजिकली आपको सर्टेन इवेंट्स को ऊपर नीचे करना था. उसमें इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक कब हुआ, एयर इंडिया नेशनलाइज कब हुआ. ओके, ये सारी चीजें थी. नेशनलाइजेशन ऑफ कोल कब हुआ था. ओके, किसके राज्य में हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ कोल, तो इंदिरा गांधी के समय हुआ था नेशनलाइजेशन. पहला डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं. ओके, तो इसीलिए भी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है. इसमें बिपिन चंद्रा की ही किताब आती है पेंगुइन पब्लिशर्स की, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. ओके, उसको आप कर सकते हैं. ओके, आप उसको कर सकते हैं. दैट दैट कैन बी डन इफ यू हैव टाइम. ओके, आप एज अ एंथुजियास्ट भी पढ़ सकते हो और एज अ एस्पिरेंट भी पढ़ सकते हो उसकी किताब. सो उसमें मोर और लेस जितनी भी हिस्ट्रीज हैं उनको आप कर सकते हो. बिकॉज दी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में बायस, लेफ्टिस्ट या मार्क्सिस्ट बायस लाना थोड़ा मुश्किल है. ओके, बिकॉज इट्स अ रिसेंट मेमोरी. जो वो हिस्ट्री वाले लोग अभी भी जिंदा हैं, तो उन उसको झुटलाया नहीं जा सकता है. बाकी 1857 में क्या हुआ था. ओके, अकबर बहुत कैसा रूलर था, दिल्ली सल्तनत वाले बड़े बेनेवोलेंट थे, ये सब चीजें लिख सकते हैं एंड इट विल पास ऑफ. लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में थोड़ा सा लेफ्टिस्ट बायस या मार्क्सिस्ट बायस लाना मुश्किल है. तो उसको आई कैन रिकमेंड. ओके, आई कैन रिकमेंड. तो यू कैन रीड दैट. सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं. सो थोड़ा सा अभी आप देखोगे तो इंडिया. सपोज दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. ओके, तो ऐसा नहीं था इंडिया. ओके, वेरी बैड मैप एनीवेज. ओके, सो इंडिया जो है आपका, ऑलराइट, ऑलराइट, इंडिया जो है आपका इस टाइप से है. अगर आज आप देख रहे हो तो वी हैव मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल यूनियन टेरिटरीज. ऑलराइट, एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है. ओके, विथ अ यूनिटरी क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, विथ अ यूनिटरी टिल्ट. ओके, सो द थिंग इज कि एट द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, इट वाज अ वेरी मेसी स्ट्रक्चर. ओके, उस समय क्या था कि ओवर 560, ओके, 565 के करीब प्रिंसली स्टेट्स हमारे जो थे. ओके, वो उन पे छोड़ दिया गया था कि आइदर क्या कर सकते हो. तीन ऑप्शंस दिए गए थे बाय द ब्रिटिश. आइदर दे कैन ज्वाइन इंडिया, और दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान, और इफ दे वांट, ओके, दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट. सो दिस वाज अ वेरी वेरी हाउ टू से इविल मूव. ये क्यों, आप इसको ऐसे सीखो कि आपने इतने इतना मेस पहले ही क्रिएट कर दिया कॉलोनियलिज्म से. उसके बाद जाते जाते, ओके, उसके बाद जाते जाते आप एक और मेस जो है, आप एक दो इन्फेंट कंट्रीज के साथ, नई कंट्रीज जो आपने क्रिएट किए हैं उनके साथ आप छोड़ के जा रहे हो. राइट, तो एक ये प्रॉब्लम आ गई थी. तो आफ्टर दैट हैपेंड बहुत सारे जो स्टेट्स थे, कुछ स्टेट्स थे उनको मैं तीन कैटेगरी में रखूंगा. एक स्टेट हो गया विलिंग. तो विलिंग स्टेट्स कौन थे, जिनको पता था क्या करना है. ओके, ज्यादा बड़ी उनकी रियासत नहीं थी. जो राजा थे दे न्यू कि अगर मैं
बहुत अगर रेजिस्ट करूंगा तो मेरी कोई अपनी हैसियत नहीं है, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आइदर दे ज्वाइंड पाकिस्तान, ओके, विलिंगली, पाकिस्तान ने बोला हमें ज्वाइन करोगे, तो वो जो प्रिंसली स्टेट है दे सेड यस, एंड देन दूसरा जो स्टेट था उसने इंडिया ज्वाइन कर लिया विलिंगली। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट थे, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स वेर विलिंग। दूसरे स्टेट्स थे विच आई विल से अनडिसाइडेड, मतलब उनको पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, वेदर आई वॉन्ट टू रिमेन इंडिपेंडेंट और वेदर आई वॉन्ट टू ज्वाइन आइदर इंडिया या पाकिस्तान। एंड वॉट दे वेर डूइंग इज दे वेर बाइडिंग देयर टाइम, कि ठीक है आप क्या ऑफर कर रहे हैं मुझे वो बताओ। पाकिस्तान से पूछ रहे थे भाई तुम क्या ऑफर कर रहे हो अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। इंडिया से पूछ रहे थे अच्छा देखो पाकिस्तान ने तो ब्लैंक चेक धरा दिया मेरे को, और मेरे को बोल रहा है कि मैं सब चीज दे दूंगा, सब कर दूंगा तुम्हारे साथ, एंड तुम्हें जो चाहिए ऑटोनॉमी चाहिए ऑटोनॉमी दे दूंगा, तो व्हाट यू आर गिविंग, व्हाट यू आर गिविंग। और तीसरे जो स्टेट्स थे उनको जो बहुत कम थे, ओके, सो दे वेयर ऑफ द व्यू कि मैं भाई इंडिपेंडेंट रहूंगा। अब इसमें जैसे था आपका कश्मीर, तो कश्मीर का जो राजा थे ही सेड दैट भाई हम तो यार श्रीनगर बना, हम श्रीनगर को हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे। कश्मीर एक स्विट्जरलैंड होगा, जैसे स्विट्जरलैंड इतने वॉरिंग कंट्रीज के बीच में एक न्यूट्रल पैराडाइस है, ऑलराइट, उसी तरीके से हम कश्मीर को क्या करेंगे, कश्मीर को हम एक एशिया का स्विट्जरलैंड बनाएंगे, ऑलराइट। सो ऑब्वियसली दे हैड दैट टूल्स, उनका क्लाइमेट वैसा था, टूरिज्म उनका बूमिंग था, एंड एक तरीके से आप देखो तो बहुत ऊंची बात वो नहीं कर रहा था, ही कुड हैव डन दिस, ओके, महाराजा हरि सिंह जो थे, ही कुड हैव डन दिस थिंग, ऑल राइट। लेकिन पाकिस्तान के पास उसका कोई दूसरा प्लान था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऑल राइट। सो जो लोकल मोनार्क्स थे, दे स्पैंड फ्रॉम बीइंग very powerful, the one of the richest men in the world were the Indian monarchs। जो हैदराबाद का राजा था, the हैदराबाद का निजाम था, he was the richest person at one time। at one time Hyderabad's nawab was nizam was one of the richest man in the world, okay, ऐसा कहा जाता है, he was the richest man in the world। और उसके वहां से स्पैनिंग फ्रॉम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टू राजाज हु वेयर ऑन बॉर्डर लाइन पोवर्टी। ऐसा नहीं था कि हर राजा अमीर था 565 प्रिंसली स्टेट्स में से, उसमें से कुछ राजा जो थे उनकी हालत खराब थी, तो दे दे थॉट दैट इट विल बी बेटर, ओके, टू आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, ऑलराइट। देन उनका जो अगर आप देखोगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं बात करता हूं, तो 1920 तक, ओके, 1920 तक जो कांग्रेस था, ओके, दे वेर नॉट इन फेवर ऑफ interfering into the daily administration and into the daily lives of the princess, ओके, वो नहीं चाहते थे दैट जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है उसको हम आगे ले जाएं। तो समथिंग कॉल्ड दी प्रजा मंडल्स, दे वेर एक्टिव इनसाइड द प्रिंसली स्टेट्स, ओके, ऑलराइट। प्रजा मंडल जो है दे वेर एक्टिव इनसाइड द प्रिंसली स्टेट्स, और कुछ इंडिविजुअल रेवोल्यूशनरीज भी थे, इंडिविजुअल फ्रीडम फाइटर्स भी थे जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर एक्टिव थे ड्यूरिंग द colonial period। It was not until the 1930s when the Congress it went full in and said to the Praja Mandals that okay you have our support, आप जाइए और अब ये जो रेवोल्यूशन है और ये जो सत्याग्रह है इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस टू दी प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट से जो है कांग्रेस का एक बहुत ही विचित्र किस्म का, बहुत ही स्ट्रेंज तरीके का एक रिलेशनशिप था, दैट वी कैन से। और ये जो स्टेट्स थे दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश पैरामाउंसी। ब्रिटिश पैरामाउंसी था क्या, बेसिकली दे वेर नॉट डायरेक्टली गवर्न बाय द ब्रिटिश, बट दे वेर सब्जेक्ट टू द सुजेरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि दीज वेर वसाल्स,
They used to, they used to basically be under the British crown. क्वीन विक्टोरिया हो गई, किंग जॉर्ज 5 हो गया, ओके, किंग जॉर्ज द 6 हो गया, ऑल राइट। तो इनके अंदर, ओके, इनके अंदर दे वेर देयर, और इनको फिर सेग्रीगेट किया जाता था बेस्ड ऑन तोपों की सलामी, ऑल राइट, बेस्ड ऑन हाउ मेनी शॉट्स वेर फायर्ड फ्रॉम द कैनन्स। तो उससे पता चलता था कि ब्रिटिश सुजरेंटी के अंदर उस राजा की कितनी हैसियत है। दे वेर ऑटोनोमस, हम कह सकते हैं, यस, दे वेर ऑटोनोमस स्टेट्स, बट दे हैड टू पे respect and tribute to the British crown. Okay, it was not the tribute of old times, it was rather a different kind of tributes. Okay, so इसमें बेसिकली क्या होता था दैट जैसे ब्रिटिश आर्मी थी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की, तो उसमें जो जैसे जोधपुर लैंसर्स आपने सुना होगा, ओके, जोधपुर लैंसर्स, दे वेंट टू हाइफा। So ये जो थे, they served, okay, they basically served the Jodhpur Maharaj, okay, who later became a brigadier. He served, all right, he served in the British Army. तो वो बेसिकली क्या होता था, उनका एक वसाल और एक मास्टर का रिलेशनशिप था, लेकिन जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन था, दैट वाज नॉट interfered by the British. The rajas were free to, okay, administer their provinces, जैसे रोड्स बनाने हैं और इस टाइप की चीजें बनानी है आपको, तो वो राजा कर सकता था। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, हैज एनीवन बीन टू मैसूर और हैज एनीवन बीन टू जोधपुर और हैज एनीवन बीन टू एनी दीज एरियाज, जोधपुर मैसूर, बेसिकली यहाँ बड़ौदा गया है कोई, बड़ौदा? तो एक चीज आप नोटिस करोगे जोधपुर, मैसूर और बड़ौदा में, कि वहां जो स्ट्रीट्स है बड़ी चौड़ी चौड़ी हैं। The streets are very clean and the streets are very wide. They have wide alleys. उसके पीछे का रीजन क्या है? Because they are not as dirty as rest of India. है तो इंडिया के अंदर, बट दे आर नॉट एज डर्टी एज रेस्ट ऑफ इंडिया। उसमें एक सर्टेन चार्म आपको पता चलेगा। It is because, okay, it is because these were not administered by the British. These were administered by the princely states, because they came under the princely states। तो इसको कौन मैनेज करता था? तो इंडियंस मैनेज करते थे, इंडियन राजाज मैनेज करते थे, ऑलराइट। सो आज भी आप जाओगे मैसूर में, तो यू विल फाइंड दोज ओल्ड वर्ल्ड बॉक्सेस, लेटर बॉक्सेस, राजा के समय का। ओके, फर्स्ट लिफ्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आई थी? मैसूर में आया था। पहली लिफ्ट कहाँ पर थी? ओके, वो मैसूर, ओके, मैसूर पैलेस में यू विल फाइंड द फर्स्ट लिफ्ट ऑफ इंडिया। ओके, और क्या होगा आपको? वाइड एलीज मिलेगी। ओके, तो ये सारी चीजें बताती है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दीज प्रिंसली स्टेट्स वेयर गिवन ऑटोनॉमी। लेकिन जैसे कुछ चीजें होती है, फॉरेन रिलेशंस हो गया, फॉरेन रिलेशन दे हैड टू फॉलो व्हाट द ब्रिटिशर्स टोल्ड देम। ओके, अपना फॉरेन रिलेशंस वो नहीं कर सकते थे। दूसरी चीज क्या थी? ओके, दे हैड टू कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग ब्रिटिश वॉर एफर्ट। ओके, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद जो था उनका जो रिलेशनशिप ऐसा था कि दे हैड टू पे रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश क्राउन, कि ओके, आई एक्सेप्ट योर ओवर लॉर्डशिप ओवर माइन, ओके, ओवर ओवर माई सेल्फ, और मैं ये मानता हूं कि आप मेरे से ऊपर हैं, यू आर माई सुप्रीम, ओके, लीडर। ठीक है। अब इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? तो ब्रिटिश इंडिया हमें पता है दो यूनियन में डिवाइड हो गया, एक तो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और एक यूनियन ऑफ इंडिया में। और प्रिंसली स्टेट को क्या बोला गया कि आइदर आप इंडिया ज्वाइन करें, या आप पाकिस्तान ज्वाइन करें, या आप इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है। अब इंटीग्रेशन और एसेशन कैसे स्टार्ट हुआ था वो हम डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स वेर आस्क्ड टू साइन दिस डॉक्यूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, which meant they surrendered control over defense, foreign affairs and communication to the Indian government. Okay, अब इसमें दो लोग इंपॉर्टेंट थे, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं। आयरन मैन क्यों बोलते हैं? बिकॉज जैसे बिस्मार्क था, ओके, बिस्मार्क का कंसेप्ट था ब्लड एंड आयरन का, उसी तरीके से इनका भी जो आइडियोलॉजी था दैट वाज वेरी सिमिलर टू बिस्मार्क। ओके, आयरन एंड ब्लड, तो इसको इनको आयरन मैन बोलते हैं। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को इंटीग्रेट किया एक यूनियन में, तो वल्लभ भाई पटेल एज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
के होम मिनिस्टर कौन थे, कोई बता सकता है वेदर ही वाज होम मिनिस्टर और somebody else was home minister? Patel was home minister. Okay, good. Who was the first foreign minister? Who was the first foreign minister? Anyone? Anyone? India's Nehru retained. Good. Nehru retained his the Ministry of External Affairs. Good, good, good. Anyways, अब वीपी मेनन जो थे, he was secretary of the State Department and he was also instrumental in negotiating with the princely state. तो वीपी मेनन साहब जो थे, he also wrote the speeches of सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, वीपी मेनन जो थे, ही वाज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स डिपार्टमेंट जो नेगोशिएट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स के साथ. बट ही वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन राइटिंग द गुड स्पीचेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. अब इसके पीछे इंपॉर्टेंस क्या है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्पीचेस हैं, अगर आप उनको सुनोगे तो देन आपको पता चलेगा हाउ इन्फ्लुएंशियल दो स्पीचेस वेर. ओके, अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या थे इंटीग्रेट करने का. तो सबसे पहले डाइवर्सिटी. ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज दैट ऑफ डाइवर्सिटी. तो वहां पर बेसिकली प्रिंसली स्टेट जो थे, मैंने आपको बताया, दे रेंज्ड फ्रॉम हैविंग lakhs of square kilometer area, lakhs of troops in their own army. Okay, the modern weapon, जैसे हैदराबाद के पास ओके, यू कैन फाइंड वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वेपन्स. हैदराबाद की जो आर्मी थी उनके पास वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वेपन्स थे. एंड उनके साथ साथ दे वेंट फ्रॉम लैक ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स टू मे बी अ प्रिंसली स्टेट ऑफ फ्यू 100 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, ठीक है. और इसमें से स्टैंड आउट स्टेट्स कौन से थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर. तो ये तीन स्टेट थे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन जो बाकी स्टेट्स थे उनको उनको क्या किया गया, इंसेंटिव देके, उनको थोड़ा आर्म ट्विस्ट करके. इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? कैन एनीवन टेल मी? इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बेसिकली उसमें क्या रहता है कि आइदर यू ऑफर कैरेट, राइट? ऐसे वो देखा डोंकी के यहाँ पर ऐसे कैरेट बांध दो तो डोंकी चलते रहता है, राइट? तो या तो आप पिटाई करोगे उस डोंकी की, ऑलराइट, या तो आप उन डोंकीज की पिटाई करोगे, या आप उसको कैरेट खिलाओगे जिससे वो मान जाए चलने के लिए. ओके, यस. सो मोर और लेस ऑल दी स्टेट्स, उसमें से कौन कौन स्टेट्स थे? भोपाल, ट्रावनकोर, जोधपुर. इन ये सारी स्टेट ने थोड़ा नखरा दिखाया कि भाई हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत अमीर हैं और ये हमारी जनता है. फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा आर्म ट्विस्ट करके ये बोल के कि भाई अगर आप नहीं इंटर करोगे, आप नहीं इंटर करोगे इंडियन यूनियन में, तो हम जबरदस्ती इंटर करा देंगे, तो इज्जत पानी के साथ आप अंदर आ जाओ. ओके, आपको जो आपका जो राजपाट है वो हम कुछ नहीं करेंगे, महल आपके छोड़ देंगे, वट एवर पैसा है आपका वो हम छोड़ देंगे, एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू सम कॉम्पनसेशन. ठीक है, तो इतना इतना इज्जत दे रहे हैं, इतना इज्जत लेना है ले लो. नहीं अगर करोगे तो देन द इंडियन आर्मी इज रेडी, द इंडियन पुलिस इज रेडी, और वो कल ना परसों आपको ले लेंगे. तो फिर ऑल ऑल ऑफ दी स्टेट्स धीरे धीरे करके, ओके, धीरे धीरे करके वो क्या आगे बढ़ गए और डिसाइड कि ठीक है इंडियन यूनियन में हम आ जाते हैं. तीन स्टेट्स थे, उसमें से हैदराबाद था. Okay, Hyderabad was under the Nizam, and he was one of the, if not the richest, he was one of the richest man in the world. उसके बाद जूनागढ़ जो स्टेट था, that was there in Gujarat. Then कश्मीर का मैंने बता दिया था, it had plans to become the Switzerland of Asia. तो क्या क्या स्टेप्स थे रीऑर्गेनाइजेशन में? तो सबसे पहले स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट. तो दिस वाज बेसिकली अ टेम्पररी एक अग्रीमेंट टू मेंटेन स्टेटस क्वो विद स्टेट्स दैट वेर अनडिसाइडेड. इसमें इसमें किसने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था? हैदराबाद ने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था. निजाम ने बोला कि यार हम तो नहीं आएंगे. देन इंडिया सेड कि भाई आपको आना पड़ेगा. भाई क्यों, क्या रीजन था हैदराबाद का? स्पेसिफिक रीजन, हैदराबाद के साथ क्या प्रॉब्लम थी? हैदराबाद के साथ उस प्रॉब्लम क्या थी बेसिकली, अगर आप इंडिया का मैप देखो तो इतना बड़ा एक हॉस्टाइल स्टेट, इतना बड़ा एक हॉस्टाइल स्टेट इंडिया के बीच में रहेगा. ओके,
प्रॉब्लम क्या थी कि ये स्टेट जो था, दिस दिस हैड, ओके, दिस हैड अफिनिटी टू पाकिस्तान। अब ये बोल तो रहा है, ओके, ये बोल तो रहा है कि ठीक है भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट इंडिया कुडंट हैव अफोर्डेड दैट कि हमारे कंट्री के बीचों बीच, ओके, एक टॉयलेट बोल जैसा दिखने वाला या एक कैंसर की तरह दिखने वाला स्टेट आप देख रहे हो कि एक होल है, ऑलमोस्ट लाइक अ होल। तो ये हमारी मोबिलिटी में, ज्योग्राफिक मोबिलिटी में, यूनिटी में खलल डालता। ओके, एंड उसके बाद हम बात करेंगे रजाकार्स की। ओके, व्हाट दे वर डूइंग विद द हिंदूज, ओके, व्हाट दे वर डूइंग विद द हिंदूज देयर। तो वो भी एक प्रॉब्लम था, द वे द निजाम वाज ट्रीटिंग हिज हिंदूज, दैट वाज आल्सो एन इशू। ओके, दैट वाज आल्सो एन इशू, वो हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन पोलो के समय। तो अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस कैसा था? सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो था, दे बेसिकली टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इट वाज नॉट लाइक ब्रिटिश टाइम्स। ओके, ब्रिटिश टाइम्स में क्या था कि बेसिकली उनका जितना भी फॉरेन रिलेशन हटा दो, डिफेंस हटा दो और कम्युनिकेशंस हटा दो, बाकी की सारी चीजें, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, पुलिसिंग हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके, यूज टू बी विद द राजाज, विद द नवाब्स, विद द निजाम। लेकिन यहां पर क्या था, जब इंडियन यूनियन में एक्सीड हुए तो वो राजपाट जो है, ऑलराइट, वो बेसिकली चला गया। और उसके लिए एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो उसमें वो बेसिकली सिग्निफाई करता है, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इट सिग्निफाइज कि जब राजा ने हाँ बोला, ओके, व्हेन दे सेड यस टू द इंडियन यूनियन और द पाकिस्तानी पाकिस्तानी डोमिनियन जहां भी जाना चाह रहे थे, तो दे आर बेसिकली हैंडिंग ओवर 400 500,000 year old legacy, all right, these new nations, okay। स्मॉलर स्टेट्स जो थे, दे वेर मर्ज्ड इनटू यूनियंस, एंड रूलर्स जो थे, दे एंटर्ड इनटू अ negotiation with the Indian government, a covenant which relinquished all governance in exchange for privy purse and other privileges. Privy purse क्या था? तो this was basically a fixed payment which the government of India used to give to the rulers until in 1971 when Mrs. Indira Gandhi, the erstwhile prime minister, she abolished the privy purse. Okay, so privy purse जो था, okay, it was not much. As far as my knowledge goes, it was on merely, I think, a lakh rupees. 1 लाख रुपए था, and that was, I don't think the rajas would have cared for that. Okay, और privileges में क्या था? तो जो प्रॉपर्टीज थी, रॉयल प्रॉपर्टीज थी, दे वेर लेफ्ट अलोन, ऑलराइट, दे वेर लेफ्ट अलोन। तो आज के डेट में अगर आप देखो तो मेजोरिटी ऑफ द राजाज, जितने भी राजाज हैं ऑल ओवर इंडिया के, ओके, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी राजाज हैं, बेसिकली दे आर डूइंग बाय, ऑलराइट, डूइंग बाय थ्रू दीज प्रॉपर्टीज ओनली। तो ताज, जैसे ताज होटल है, राडिसन होटल है, हयात रेजेंसीज है, तो दीज आर एक्चुअली दे गिव दीज पैलेसेस which their ancestors have left them to Taj, Hayat and all these big chains, और बेसिकली वो ऑपरेट करता है। तो जोधपुर पैलेस में अगर आप जाओगे, इफ यू गो टू जोधपुर पैलेस, ठीक है, तो वहां पर आई थिंक दैट इज ऑपरेटेड बाय ताज एंड इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स, राइट। तो ये एक स्पेशल प्रिविलेज था। नहीं तो यूनियन, इंडियन यूनियन ये भी बोल सकती थी, ओके, इफ इट वुड हैव लिव्ड अप टू इट्स सोशलिस्ट टेंडेंसीज, तो वो क्या कर सकती थी, मे बी सीज दोज पैलेसेस एंड टर्न देम इनटू स्कूल और मे बी हॉस्पिटल्स, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन सिंस वी वेर इन अ वेरी कॉन्सिलेटरी मूड कि नहीं भाई, हमें जो इंटीग्रेशन करना है प्रिंसली स्टेट्स का, उसको हमें एक बहुत ही प्यारे तरीके से, चुपचाप तरीके से और बैठ के करना है, ऑलराइट। हमें किसी भी राजा पे गुस्सा नहीं दिखाना है, किसी भी राजा से बदले की भावना नहीं रखनी है, ओके। एंड माइंड यू, उस समय मैक्सिमम ऑफ द पॉलिटिशियंस who were sitting in Delhi, okay, they had socialist tendencies and they were influenced by USSR.
के केस में यूएसएसआर आपने जानता अपने राजा के साथ क्या किया, व्हाट यूएसएसआर डिड टू जार निकोलस द सेकंड। ओके, ही वाज शॉट डेड विथ हिज 4 daughters, 1 son एंड हिज वाइफ। ओके, तो उस समय अगर आप देखो तो दिस वाज वेरी अ वेरी गुड डील फॉर द राजास। अदरवाइज अगर सोशलिस्ट टेंडेंसीज, मान लो इफ द राजास वुड हैव सेड नो, नहीं हम नहीं आएंगे, if they would have said this, तो हो सकता था कि things would have turned south for them. So this, you can say this was a good deal for the rajas, that okay, at least properties रख सकते हैं आप, अपना जो रजवाड़ा है वो रख सकते हैं। वहां पर जैसे यू हैव योर ओन पुलिस। अभी भी जोधपुर में जाओगे, जोधपुर का जो फोर्ट है, ओके, जोधपुर फोर्ट में आप जाओगे तो वहां पर द पीपल who maintain the security, they are from the raja's police, they are the Jodhpur Maharaj police. Okay, they wear the different uniform and they patrol jointly with Rajasthan police. जो एरिया है, प्रॉपर्टी है महाराज की, वो अभी भी करते। तो ये यही यही स्पेशल प्रिविलेजेस थे जो उनको छोड़ा गया। ओके, कि ठीक है, जितना दूर तुम्हारा राजपाट है, जितना दूर तुम्हारा पैलेस का बाउंड्रीज है, वहां तक ओके वी कैन अलाउ यू टू हैव योर ओन गवर्नेंस, यू टू हैव योर ओन ऑटोनॉमी। लेकिन जितना बाकी का तुम्हारा एरिया है, दैट विल मर्ज इनटू द इंडियन यूनियन। एंड जो इंडियन यूनियन का कॉमन लॉ है, जो इंडियन यूनियन का कॉमन 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 क्रिमिनल कोड है, कॉमन पीनल कोड है, दैट वहां पर चलेगा। ओके, इन 1971 अगेन इंडियन गवर्नमेंट जो है इंदिरा गांधी के अंडर में, शी अबॉलिश प्रीवी पर्स एंड इट एंडेड द ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द मोनार्क। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है आपको देखने की, ये जो एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स है, दिस कोइंसाइडेड विथ आवर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विथ यूएसएसआर। एंड फ्यू इयर्स लेटर हमने क्या किया, सोशलिस्ट और सेक्युलर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था। तो एक तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो यू कैन से कि ये जो अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ओके, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस, all of these things, okay, this can be attributed to the socialization of India, because we reached peak socialization in the late 1970s, okay, before Morarji Desai came to power। हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी टाइम तक, what started in the 1967 when Lal Bahadur Shastri passed away and Indira Gandhi came to power, what started in 1967 वो 1976 1977 तक चला, और उसमें ये सारे मेजर्स लिए गए। ऑल ऑफ दीज मेजर्स वेर टेकन। ओके, then in 1956 the reorganization of states act was passed, which redrew the boundaries of India state based on linguistic lines। इसके पहले कुछ हुआ था, somebody fasted to death, तो बता सकता है, there was a person who fasted to death and नेहरू जी जो थे, okay, नेहरू जी जो थे, he had to, okay, पोट्टी श्रीरामुलु, करेक्ट। तो बेसिकली क्या था, मद्रास प्रोविंस जो है, मद्रास प्रोविंस जो है, ओके, उसमें तेलुगु स्पीकिंग एरियाज भी उन्होंने डाल दिया था। ओके, तो तमिल स्पीकिंग एरियाज भी था, तमिल स्पीकिंग एरियाज भी था और तेलुगु स्पीकिंग एरियाज भी था। ऐसा कैसे हो सकता था? तो बेसिकली इनिशियली जो इंडियन स्टेट था अंडर पंडित नेहरू, डिड नॉट वांटेड टू बेसिकली रीड्रॉ द बाउंड्रीज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। उनको नहीं पसंद था कि हम ऐसे रीड्रॉ करें। व्हाट दे वांटेड कि ठीक है, वी कैन क्रिएट मोर स्टेट्स, हम नए स्टेट्स बिल्कुल बनाएंगे, बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, वी आर नॉट गोइंग टू मेक न्यू स्टेट्स, ओके, फॉर लिंग्विस्टिक पर्पसेस। बट द डेथ ऑफ श्री रामलू चेंज्ड एवरीथिंग, क्योंकि उसके बाद बेसिकली जो आंध्रा वाला एरिया है, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज है, वहां पर टोटल एनार्की आ गई। आफ्टर ही डाइड, आफ्टर द डेथ, उसके बाद क्या हुआ, पूरे आंध्राइट एरियाज में बहुत ज्यादा एनार्की हो गई। तो पंडित नेहरू फाइनली हैड टू कंसेंट टू दिस थिंग। ओके, सो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, दिस इंटीग्रेटेड द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन, और एक फर्म तरीके से इंडियन यूनियन में आ गए। एंड दिस मार्क द एंड ऑफ द मोनार्किकल रूल। ओके, अब थोड़ा सा
तीन स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थ्री स्टेट्स, द स्टेट ऑफ हैदराबाद, द स्टेट ऑफ कश्मीर एंड द स्टेट ऑफ जूनागढ़। तो सबसे पहले ऑपरेशन पोलो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही थी, मैंने मैप से आपको दिखाया था दैट व्हाट वाज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी कि बेसिकली जो हैदराबाद का निजाम था, ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ओके, ही हैड ऑल द रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल। ओके, एंड उसके वजह से बेसिकली ही वाज कॉन्फिडेंट दैट ही कैन होल्ड ऑन हिज ओन, एंड दिस वाज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया because we could not have allowed an independent state so big। basically an enclave था वो, एक enclave था, तो एक independent state इतना बड़ा बीच में इंडिया के we could not have allowed। तो इंडिया ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया टू इंटीग्रेट द स्टेट ऑफ हैदराबाद इनटू इंडिया। अब वहां पर थोड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी थी, नॉट एग्जैक्टली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बट सबको पता था दैट द निजाम इज इन टच विद पाकिस्तान। ओके, और उससे बड़ा एक ब्लंडर कुछ नहीं हो सकता था कि एक हमारे इंडिया में, ओके, के बीच में एक पाकिस्तान हो। सपोज डाउन द लाइन इफ द निजाम वुड हैव कोलैबोरेटेड विद जिन्ना और पाकिस्तान को सिसीड कर जाते, इट वुड हैव बीन अ मेजर हेडेक एंड इट वुड हैव हॉन्टेड अस for centuries to come, not even decades, for centuries to come, है ना? So it would have been more deadly than Bangladesh. This factor of a this fact of a independent Pakistan within our southern border with lakhs of square kilometer of area. Okay, this was would have been one of the biggest blunders that India could have done. Thankfully, at that time, when the negotiations were going on, जो लोग थे वहां पर, दे अंडरस्टूड दिस फैक्ट दैट ओके, अगर हम ये अलाउ करेंगे, अगर हम हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रहने के लिए अलाउ करेंगे, तो देयर वुड माइट बी अ चांस कि या तो वो पाकिस्तान चला जाएगा, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट भी रहेगा तो हमारे लिए एक हेडेक ही है, बिकॉज द स्टेट वुड नॉट हैव बीन अ फ्रेंडली स्टेट। ओके, सो वहां के जो निजाम थे उनका नाम था ओस्मान अली खान, अगेन वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एंड ही चोज टू रिमेन इंडिपेंडेंट रादर देन असीड टू इंडिया। ओके, एंड प्रॉब्लम विद ओस्मान अली खान वाज दैट उनके जो प्रधानमंत्री साहब थे, ही वाज अ बिगट एंड ही वाज गवर्निंग अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन विथ अ मिलिशिया नोन एज राजाकार्स। तो राजाकार जो थे, दे वर एब्सोल्युटली ब्रूटल विद द हिंदू पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद। सो जो राजाकार थे, बेसिकली अगर आप उनका टेक्स्ट पढ़ोगे, हाउ दे बेसिकली किल्ड, ओके, हाउ दे बेसिकली किल्ड द हिंदूज। ओके, सो ऐसा एक मैंने पढ़ा है टेक्स्ट, उसमें बेसिकली इन द अर्ली आवर्स, ओके, इन दी अर्ली आवर्स ऑफ अ डे, एक एक दिन के अर्ली आवर्स में, सुबह 4-5 बजे का समय होगा, तो 4-5 बजे गांव में उस समय क्या होता था, पीपल यूज टू ओके गो आउट टू डू द नेचर्स कॉल, राइट, हल्के होने जाते थे, राइट। सो उस समय हल्के होते होते उनको उनका सर कलम किया गया। ओके, वन जो रजाकार थे उन्होंने क्या किया, जो सुबह में एक वल्नरेबल पोजीशन में थे लोग हिंदूज, और उनको उस समय पे, ओके, उनको पीछे से स्नीक करके, एंड विमेन, नॉट इवन मेन, विमेन वेयर किल्ड, चिल्ड्रन वेयर किल्ड। ओके, सो उसके पहले क्या हुआ, अब द इंडियन गवर्नमेंट हैड कम इनटू एक्शन। उन्होंने सबसे पहले तो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया विद द हैदराबाद स्टेट इन नवंबर 1947। 1947 तक, नवंबर 1947 तक कुछ बोल नहीं रहे थे, दे वेर नॉट इन अ मूड कि हम इंडिया से कुछ भी बात करें। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुम स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करो, पर उसमें क्या रहेगा दैट यू विल मेंटेन द स्टेटस क्वो एंड यू विल नॉट ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। ओके, ठीक है, आई एम रेडी, आप मुझे मत ज्वाइन करो, बट आई एम एंशियस। The Indian government told the Hyderabad state that I am anxious that you are going to join Pakistan and we cannot allow this. We can absolutely not allow you to join Pakistan. तो आप
इंडिपेंडेंट रहें, बट आई वांट यू टू साइन अ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, ओके, टेलिंग मी दैट यू आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान इन दिस पीरियड। देन निजाम जो थे और उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनका जो प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया लायक अली, ही वाज अ वेरी बिगेटेड पर्सन, रूल्ड विद एन आयरन फिस्ट, बेसिकली मिसगाइडेड द निजाम, ओके, मिसगाइडेड द निजाम। बहुत ही वाहियात ढंग का एक प्राइम मिनिस्टर था जो वाहियात चीजें बोलता था निजाम को, एंड बेसिकली जो निजाम थी वाज एन ओल्ड मैन, निजाम वाज एन ओल्ड मैन, और वो बातों में आ जाते थे। एंड उसी के थ्रू, ओके, उसी के थ्रू ये जो जेनोसाइड है हिंदूज का, दैट वाज डन। एंड दिस प्राइम मिनिस्टर, ओके, बेसिकली ही रिसीव्ड कोवर्ट सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ही रिसीव्ड कोवर्ट सपोर्ट वेपन्स, ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे वेपन्स आए थे टू बेसिकली बोल्स्टर द डिफेंस ऑफ द हैदराबाद स्टेट इन केस इंडिया डिसाइड्स, ओके, इंडिया डिसाइड्स टू इन्वेड। देन कम्युनल टेंशंस बढ़ गई। तो कम्युनल टेंशंस में जो राजाकार्स थे, पैरामिलिट्री फोर्स, किसी ने अभी आई थिंक साई ने बताया था, दे वर कॉल्ड दी स्टॉर्म ट्रूपर्स ऑफ हैदराबाद। So basically, they supported the Nizam and they were led by the Prime Minister himself, Qasim Rizvi, and they basically did a genocide. इसको genocide Indian government मानती नहीं है, but it was a genocide of the Hindu Telugu population. तो ऑपरेशन जो था, बहुत टॉक्स हुए बिटवीन द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द हैदराबादी रिप्रेजेंटेटिव्स। उनको बताया गया कि ये देखो, वी नो दिस थिंग दैट यू आर इन टच विद पाकिस्तान, आपने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया फिर भी, ओके। एंड समय निकला जा रहा था। देखो समय निकला क्यों जा रहा था, बिकॉज अब दुनिया जो है उसकी आंखें हमारे ऊपर आ रही थी, बिकॉज यू नो वी वेर न्यू कंट्री, हम एक न्यू बॉर्न कंट्री थे, तो सब देख रहे थे कि भाई ये कर क्या रहे हैं, ओके, व्हाट दीज पीपल, द क्राउन ज्यूल इन द ब्रिटिश एम्पायर का जो क्राउन ज्यूल है, अब इंडिपेंडेंट हो गया, व्हाट इट इज डूइंग। तो समय निकला जा रहा था, हो सकता था कि यूनाइटेड नेशंस बीच में आ जाए, तो उससे पहले कुछ करना था। उसके लिए व्हाट हैपेंड दैट एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। उसमें सितंबर 13 1948 को, जब नेगोशिएशंस और स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट फेल हो गया, फाइनली इंडियन स्टेट ने चारों तरफ से, सपोज दिस इज द मैप, और ये हैदराबाद स्टेट है, तो साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से और ईस्ट से, चारों तरफ से बेसिकली दे इन्वेडेड more than 35,000 seasoned Indian troops, battle hardened Indian troops. Battle hardened from where? Battle hardened from World War II. World War II के veteran troops ने इनको invade किया. They were not able to put up a show, and basically the Hyderabad's armed forces and the Razakars, they capitulated, and Hyderabad was within India's control with minimum casualty. एयर असॉल्ट का भी एक अच्छा एक हम कह सकते हैं रोल था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स जो था, वो बेसिकली हैदराबाद स्टेट का जो एयरफोर्स ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा एयरफोर्स था, आई थिंक बहुत कम, चार पांच प्लेन थे उनके पास हार्डली, और उसको बेसिकली वो बाई प्लेन्स थे, दे वेर नॉट इवन दोज World War II एरा प्लेन, दे वेर प्री वॉर एरा प्लेन्स, ओके, जो World War I और प्री वॉर एरा के प्लेन्स थे उड़ाते थे, यस, वो बाई प्लेन जिसको बोलते हैं, वो उड़ाते थे बेसिकली रिकॉनेसेंस वाले, और हार्डली चार पांच एयरक्राफ्ट थे, नाम का एयरफोर्स था बेसिकली। इंडियन एयरफोर्स जो था, जिसके पास अच्छा खासा एक सॉर्टी था उड़ाने के लिए, उसने क्या किया, फाइनली जाके जो हैदराबाद स्टेट था, एक स्विफ्ट ऑपरेशन में उसको हरा दिया। एक आदमी था वहां पर, आपने सुना होगा इस बारे में, आरदेशिर तारापोर। इस आदमी के बारे में आपने सुना है? ही इज अ वॉर हीरो। वॉर हीरो फॉर विच कंट्री? Ardeshir Tarapur is a Paramveer Chakra awardee, and he got the Paramveer Chakra in 1965. Lieutenant Colonel Ardeshir Tarapur, he was, I think, first Pune Horse. He was the commanding officer of the first Pune Horse, and he died in battle in the 1965 war. And yes, and he was a lieutenant in the Nizam's army. Okay, he was a lieutenant in the Nizam's army. और उसके बाद जब हैदराबाद स्टेट हार गया, Ardeshir Tarapur जो थे, he was on the losing side, but then he was absorbed into the Indian army, and then he had a glorious career, which finally culminated into the into martyrdom at the 1965 battle, 1965 war, and वहां पर उनको मिला परमवीर चक्र. Okay.
सरेंडर हैपेंड ऑन सितंबर 18। स्टार्ट कब हुआ था? सितंबर 13। तो 5 दिन के अंदर द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हैड टू सरेंडर and Hyderabad was annexed to the Union of India. Okay, yes, he was a Parsi. And Major General J.N. Chaudhary was appointed as the military governor of Hyderabad to restore order. Order क्यों restore करना था? Because जो रजाकार्स थे, they were still active after the surrender. और उसके बाद उनको क्या करना पड़ा? The Indian army had to step in to ensure the security of the Hindu population. There were casualties on both sides and civilian loss of life was also there. Civilian loss of life जो था वो basically genocide जो perpetrate किया था रजाकार्स ने, उसके वजह से था। और जो राजाकार मिलिशिया था that also was disbanded, और जो उनका लीडर था कासिम रिजवी, उसको पहले इम्प्रिजन कर दिया गया। देन ही वाज सेड कि भाई तू जा पाकिस्तान, वहीं पर ओके यू कैन डाई देयर, एंड ही देन वेंट देयर। और वहां पर भी लेकिन कासिम रिजवी ने पाकिस्तान में भी एक पॉलिटिकल जो लाइफ है वहां पर एक अच्छा उसका पॉलिटिकल करियर रहा। व्हेन ही वेंट देयर, आई थिंक उसके डिसेंडेंट्स जो हैं वो आल्सो एंजॉयड गुड पैट्रोनेज इन पाकिस्तान। हैदराबाद जो था इट वाज एब्सॉर्ब्ड इनटू द इंडियन यूनियन एंड इवेंचुअली बिकेम पार्ट ऑफ मॉडर्न डे स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। कुछ गया महाराष्ट्र के पास, कुछ गया कर्नाटक के पास, और कुछ गया तेलंगाना के पास। ओके, सो दिस इज ऑपरेशन पोलो फॉर यू। यस, अब हम बात करते हैं जूनागढ़ की, सेकंड जो स्टेट प्रॉब्लमेटिक था। तो प्लेबिसाइड इन जूनागढ़ जो था, बेसिकली जूनागढ़ जो है, अगर आप गुजरात का वो देखोगे, गुजरात का मैप देखोगे, तो यहां पर है। ओके, जूनागढ़ जो है इस एरिया में है। ओके, सदर्न रीजन में आज भी पाकिस्तान मैप। ओके, अभी कुछ नहीं हुआ। जो राजाकार से नाउ जो सम ऑफ द राजाकार्स दे आर एक्टिव। ओके, दे आर एक्टिव एज पॉलिटिशियंस। मैं आगे नहीं बताऊंगा, आई थिंक आप समझदार हैं विच पार्टी आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है एक पार्टी में। ऑल राइट, यस। सो जूनागढ़ जो है आज भी पाकिस्तान क्लेम करता है। बाय द वे, पाकिस्तान मैप निकालता है तो उसमें जूनागढ़ को डिस्प्यूटेड रीजन बताता है, वो अपना रीजन बताता है। एनीवेज, तो वो गुजरात में जो था, गुजरात में इट वाज अ हिंदू हिंदू पॉपुलेटेड, हिंदू मेजोरिटी एरिया। लेकिन जो उसका नवाब था दैट वाज अ मुस्लिम, एंड उसका नाम था महाबत खानजी द थर्ड। महाबत खानजी जो थे, ही वाज अ कॉनसोर ऑफ डॉग्स। डॉग्स बड़े पसंद थे, और डांस करना उनको बड़ा अच्छा लगता था। ओके, तो ही वाज अ हम ये कह सकते हैं एफिमिनेट फिगर थे। ऑल राइट, मोहब्बत खान जी जो थे बड़े एफिमिनेट फिगर थे, बट ही वाज आल्सो वेरी रिच। हाँ, मीठे कह सकते हो, मीठे फिगर थे, कह सकते हो। तो जो जूनागढ़ है आपको गुजरात में मिल जाएगा, मैंने बता दिया आपको। देन उनका एट इंडिपेंडेंस जो नवाब थे, उन्होंने बोला यार हम पाकिस्तान जाएंगे, वी आर गोइंग टू पाकिस्तान। मैं तो आई एम अ मुस्लिम रूलर, हम जिन्ना ने हमें न्योता दिया है, जिन्ना हैज इनवाइटेड अस, हमें दावत दी है कि आप आए, आप पाकिस्तान में तशरीफ रखें। आप पाकिस्तान, पाकिस्तान विल टेक केयर ऑफ यू, एंड जो आपका राजपाट है हम आपसे नहीं छीनेंगे। जस्ट यू कैन से द वर्ड्स कि आई विल ज्वाइन पाकिस्तान, एंड वट एवर कंसेशंस यू वांट आई विल गिव यू। तो ये चीज इंडिया को नागवार थी कि हमें नहीं ये करना है, बिकॉज अगेन प्रॉब्लम वही यार, ये देख रहे हो पूरा ये स्टेट इंडिया का रहेगा, गुजरात का, यहां पर एक बड़ा सा कैंसर की तरह पाकिस्तान आ जाएगा। दैट वाज आल्सो समथिंग व्हिच वाज अनएक्सेप्टेबल टू इंडिया। एंड वन मोर देयर कि वो हिंदू मेजोरिटी एरिया था, इट वाज ए हिंदू मेजोरिटी एरिया। तो आफ्टर द नवाब सेड दैट ओके आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, तो यस, बेसिकली इंडिया का जो रिस्पॉन्स था क्या था? एक्सेशन ऑफ जूनागढ़ टू पाकिस्तान वाज नॉट एक्सेप्टेड एज एक्सपेक्टेड। इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड जो विल ऑफ द पीपल है, ओके, बिकॉज देयर वाज अ प्लेबिसाइट, एक प्लेबिसाइट बाद में कराया गया, जहां पर बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन एक थम्पिंग मेजोरिटी से ये कहा उसने दैट वी वांट, ओके, दैट वी वांट टू गो टू इंडिया। ओके, सो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट जो था कि इंडिया चाहता था, ऑल राइट, कि आप एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करें, जैसे हैदराबाद ने साइन किया हमारे साथ, कि भाई आप ये एटलीस्ट बोलें कि मैं नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान ज्वाइन करूंगा, बिकॉज आई वांट सम श्योरिटी while I am negotiating with you that you are not going to join Pakistan. Okay, so
आफ्टर द टॉक्स फेल्ड, द नवाब सेड कि नहीं भाई, हम तो जिन्ना के साथ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पाकिस्तान। सो इंडिया स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन। उसने सबसे पहले क्या किया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया। वाई? बिकॉज आप अगर देख सकते हो तो ये जो स्टेट है, ओके, ये तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और एक तरफ सी है। तो इंडिया को बहुत आसानी से इंडिया ने क्या किया, इसको बेसिकली इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया। देन विच लेड टू अ क्राइसिस। तो रोजमर्रा की चीजें कम होने लगी। विद इन फ्यू डेज रोजमर्रा की चीजें जूनागढ़ में कम होने लगी, जिससे जो पॉपुलेशन है उसमें काफी गुस्सा हो गया। उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स है उसने थोड़ी सी बॉम्बिंग सॉर्टी स्टार्ट कर दी। इंडियन एयरफोर्स जो था, इट बेसिकली स्टार्टेड अ वेरी लाइट बॉम्बिंग कैंपेन। बस उतना काफी था। जो नवाब था, ओके, नवाब था, आई टोल्ड यू ही वाज एन एफिमिनेट फिगर। डांस करना के कथक वगैरह करता था वो, ओके, कथक करता था, डॉगीज से बहुत ज्यादा अपने अटैच था। तो एक प्लेन था उसका, ओके, प्लेन वाज वेटिंग फॉर द नवाब। ओके, सपोज दिस इज द प्लेन। ओके, द प्लेन वाज वेटिंग फॉर द नवाब। सो उसमें उनकी वाइफ्स भी थी। ओके, नवाब जो थे, नवाब साहब थे, उनकी वाइफ भी थी। वाइफ्स को लेके नहीं गए, अपने कुत्तों को लेके, और एज मच एज डायमंड्स एज ही कैन कैरी, एज मच डायमंड्स ही कैन कैरी, एज मच जूल्स ज्वेलरी ही कैन कैरी। उसने उसने प्लेन में भरा, अपने कुत्तों को भरा, वाइफ को बोला तुम पीछे रहो, ठीक है, बाद में तुम्हारे लिए मैं भेजता हूँ प्लेन। अपने फरार हो गए, चले गए कराची। ओके, सो नवाब साहब जो थे, एंड ही वेंट, पहले अपने कुत्तों के साथ गए, बाद में उनकी वाइफ्स आई थी वैसे। देन उनके जो बच्चे थे और जो उनका फैमिली थी, वो पहले गए पाकिस्तान में। आज भी पाकिस्तान में जिंदा है। नॉट द नवाब, नवाब डाइड शॉर्टली आफ्टर, बट हिज डिसेंडेंट्स आर स्टिल अलाइव। और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ समल दास गांधी, जो कि एक लोकल लीडर थे, एंड ही वाज आल्सो द नेफ्यू ऑफ महात्मा गांधी। एक प्लेबसाइट हुआ अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें प्लेबसाइट में एक थंपिंग मेजोरिटी दी गई, जहां पर ये जो हिंदू पॉपुलेशन उसने बोला कि वी वांट टू कम टू इंडिया। ओके, 99% पीपल वोटेड एंड दे वांटेड टू गेट रीइंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। ओके, फॉलोइंग द प्लेबिसाइट जूनागढ़ को है फॉर्मली एनेक्स कर लिया गया इनटू द इंडियन यूनियन, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है इट वाज डन, और इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। इसमें क्या था, नो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स वेर देयर। किसी भी तरीके का आर्म कन्फ्लिक्ट नहीं था, थोड़ा सा लाइट बॉम्बिंग था, बट दैट वाज आल्सो जस्ट टू स्केयर ऑफ द नवाब। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हमने इंटीग्रेट किया और अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बचाए रखा। ओके, दो स्टेट हो गया, फाइनल पार्ट पे हम आ गए। एनी डाउट्स दैट यू गाइज माइट हैव, एनी डाउट्स दैट यू गाइज माइट हैव, एक बार जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज हम लोग कश्मीर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। नो डाउट्स, ओके। गोवा बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, एवरीथिंग विल बी डन, डोंट वरी। ऑपरेशन विजय विल आल्सो बी डन। ओके, सो कश्मीर, बैकग्राउंड ऑफ कश्मीर थोड़ा देख लेते हैं। ओके, यस वैभव, प्लीज आस्क। सर एक सर आउट ऑफ द क्वेश्चन होगा, मगर सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर जितने भी जैसे कि रसाकार थे या जूनागढ़ वाले जो थे, उनके सर जो जो मिलिट्री वाले जो थे, उन्होंने सर इंसर्जेंसी से क्यों नहीं करी फिर? इंसर्जेंसी कौन करता है? इंसर्जेंसी कौन करता है? आप देखो, अगर आपको लैंड से जुड़ाव होगा तब, राइट? मर्सिनरीज विल नेवर डू इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी वो करता है जिसको लैंड से प्यार होता है, जिसको वो चाहता है कि ये मेरा लैंड है और इस पे कोई दूसरा कब्जा कर रहा है, ये वाली फीलिंग आती है। द रजाकार्स वेर मर्सिनरीज, भाड़े के टट्टू थे, हम ये कह सकते हैं, बाहर से लाए हुए। ओके, नॉट मेजोरिटी ऑफ द रजाकार्स, दे वेर नॉट इवन नेटिव टू द लैंड। ओके, बाहर से लाए हुए थे। मर्सिनरी का काम क्या होता है? गन फॉर हायर का, जो ज्यादा पैसे दे दे मैं उसके लिए जेनोसाइड करूंगा, जो ज्यादा पैसे दे दे मैं उसके लिए फाइट करूंगा, राइट? तो इंसर्जेंसी का सवाल ही नहीं था। इंसर्जेंसी वो करता है जिसको जिसको लैंड से प्यार होता है, जिसको लैंड से ये फीलिंग आती है कि मेरे लैंड को कब्जा किया जा रहा है। व्हेन दे सॉ, ओके, और जनरली जो पीपल हु डू जेनोसाइड्स, जनरली द पीपल हु डू जेनोसाइड आर द द, कैसे कहूं, दे आर सबसे कायर होते हैं ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर।
दे आर दीज पीपल, ओके, दे गेट स्केयर्ड वेरी इजिली। अगर उनको कोई सामने वाला बंदा आके उनके बराबर का आके आंख दिखा दे तो तुरंत वो दे बाउ डाउन। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इस किस्म के पीपल से, इस किस्म के लोगों से इंसर्जेंसी करना, ठीक है। तो दे वर नेवर लोकलाइट्स। मेजोरिटी ऑफ द राजाकार जो थे मिलिशिया वाले, दे वर नेवर लोकलाइट्स, है ना। एनीवेज, ओके, एनीवेज लेट अस स्टार्ट विद कश्मीर। तो कश्मीर जो है, कश्मीर बेसिकली इट वाज bought by a person known as गुलाब सिंह। तो बेसिकली ये जो कश्मीर का एरिया था, ये किसको बिलोंग करता था? ये पंजाब प्रोविंस था, ओके। पंजाब जो था, महाराजा रंजीत सिंह जो थे, ओके, उनके रीन में, ओके, दिस वाज अंडर, जो एरिया था दिस वाज अंडर महाराजा रंजीत सिंह। उसके बाद क्या हुआ कि द ब्रिटिशर्स आफ्टर दे वेर एबल टू डिफीट महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो एरिया है हम बेचना चाहते हैं, तो 75 लाख रुपए में, 75 लाख रुपीज में इसको गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स से खरीद लिया, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है। और ये जो प्रिंसली स्टेट है, ओके, इट इट केम टू बी नोन एज जम्मू एंड कश्मीर, ओके। सो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने क्या बोला? महाराजा हरि सिंह जो थे, एक हिंदू रूलर थे, डोगरा राजपूत। ही वॉज अ हिंदू रूलर, ही प्रिसाइडेड ओवर अ प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन, ओके। उन कश्मीर जो था, कश्मीर ने भी एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया विथ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ उसने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इट वांटेड टू बी द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। दैट यार हम वी विल हैव टूरिज्म, वी विल हैव बैंकिंग, और जो इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड है हम संभालेंगे, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े हम बैंक बनाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। वी विल हैव बूमिंग टूरिस्ट इकोनॉमी, और वी विल बिकम द न्यूट्रल हेवन, एशिया का न्यूट्रल हेवन हम बनेंगे, ओके। सो प्रॉब्लम वाज कि पाकिस्तान हैड अदर प्लान्स, पाकिस्तान हैड अदर प्लान्स। तो उसने क्या किया कि पश्तून एरिया से ट्राइबल मिलिशियाज को उठाया, और उसमें क्या किया कि पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स, पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर जो सोल्जर्स थे, उनको मिक्स कर दिया। नोबडी वाज वेयरिंग पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म, everybody was wearing tribal uniforms, and but majority of them they were Pakistan army regulars। तो उन्होंने क्या किया फाइनली अक्टूबर 1947 में, ओके, दे बेसिकली इन्वेडेड दिस एरिया। सो महाराजा जो थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन आर्मी से असिस्टेंस की मांग की। यहां से थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा आपको। महाराजा का जो आर्मी था, दैट वाज आल्सो क्वाइट कॉम्पिटेंट। दे वर नॉट इन नंबर्स, दे लैक द नंबर्स, दे लैक द नंबर्स, उनके पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन उनके पास करेज था। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जो महाराजा के आर्मी के मुस्लिम सोल्जर्स थे, दे रिफ्यूज टू फाइट। प्रॉब्लम इसमें भी क्या थी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो आइडिया बना था, पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजिकल बेस है, ओके, yes, what is that? Okay, let me complete this। पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजिकल बेस है, ऐसा कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इट इज, कि जो के है, इट स्टैंड्स फॉर कश्मीर, ओके। के है यहाँ पर, इट स्टैंड्स फॉर कश्मीर। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। पी दे से इट स्टैंड्स फॉर पंजाब, के दे से इट स्टैंड्स फॉर कश्मीर, एस जो है सिंध के लिए करता है, ओके। एनीवेज, ओके, एनीवेज दे से कि भाई पाकिस्तान विदाउट कश्मीर हम सोच ही नहीं सकते हैं, पाकिस्तान विदाउट कश्मीर हम सोच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, भाई कश्मीर तो रहना चाहिए, कश्मीर तो रहना चाहिए हमारे हमारे पास। तो उन्होंने क्या किया, ट्राइबल इन्वेजन कर दिया। यस, इट वाज सिंबॉलिक, ओके, इट वाज सिंबॉलिक। पाकिस्तान मतलब क्या होता है? पाकिस्तान जो अगर आप देखोगे इनिशियली जो बना था, पाकिस्तान मतलब होता है लैंड ऑफ द प्योर। पाक मतलब पाक, साफ, मतलब आई एम प्योर, है ना। सो फाइनली महाराजा, ओके, महाराजा जो थे उनको बोला गया, भाई साहब इंडियन आर्मी तभी आएगी व्हेन यू विल साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, अदरवाइज व्हाई इन द वर्ल्ड वी आर गोइंग टू फाइट एन एलियन वॉर। अभी चलो आप लड़ो अपने फोर्सेस के साथ। प्रॉब्लम महाराजा के साथ क्या हुई, महाराजा वाज इनिशियली कॉन्फिडेंट दैट ही हैज अ कॉम्पिटेंट आर्मी, और ये कबीलाई जो है, ये जो ट्राइबल है, इनको तो हम हरा देंगे।
लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होगी व्हेन द मुस्लिम सोल्जर्स formed the majority of chunk of the Jammu Kashmir forces refused to fight, and only the Hindu officers, so the Dogra Rajput officers, they went and fought the initial battles. But एक मैं बात बोलना चाहूंगा that initially जो रेजिस्टेंस दिखाया था डोगरा राजपूतों ने, उसके वजह से इंडियन आर्मी, द इंडियन एयरफोर्स गॉट दी वैल्यूएबल टाइम. नहीं तो अगर वो इनिशियल, देयर वाज अ ब्रिज, ओके, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट ब्रिज, बट वहां पर जो ब्रिगेडियर साहब थे, द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर फोर्सेस, उन्होंने पर्सनली चार्ज लीड किया था. और ब्रिगेडियर जो थे, ब्रिगेडियर वाज द हाईएस्ट रैंक दैट यू कैन अचीव इन द जम्मू कश्मीर आर्म्ड फोर्सेस. ब्रिगेडियर जो थे उन्होंने ही गॉट ही गॉट किल्ड इन दैट बैटल. ही बॉट वैल्यूएबल टाइम ताकि इंडियन आर्मी आ सके. ओके, देन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड, बट द एनिमी वाज एट श्रीनगर, द ओनली प्लेस. मतलब ये गॉड्स ग्रेस है, आप समझो, ये गॉड्स ग्रेस है. द ओनली प्लेस दैट कुड बी सिक्योर्ड एट द लास्ट मोमेंट वाज द श्रीनगर एयरपोर्ट. नहीं तो पूरे श्रीनगर में आ चुके थे. ओके, श्रीनगर जो था वहां पर आ चुके थे. लास्ट मोमेंट पे, श्रीनगर एयरपोर्ट को सिक्योर किया गया. वहां पर ओके, बीजू पटनायक, द फादर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक, बीजू पटनायक जो थे वो एरोप्लेन पायलट थे. उन्होंने क्या किया, ही वेंट देयर, और बेसिकली उन्होंने जितने भी ट्रूप्स हैं प्लेड अ मेजर रोल, और जितने भी ट्रूप्स को उन्होंने फेरी किया. इंडियन ट्रूप्स वर एयरलिफ्टेड श्रीनगर एयरपोर्ट पे. वहां पर एयरपोर्ट से स्टार्ट किया सिक्योर करना, और पीछे धकेलते हुए लेते चले गए. यहां पर एक और इंसिडेंट हुआ था. सो बेसिकली बारामुल्ला आपने सुना है? बारामुल्ला जो है, इट्स अ प्लेस, इन जम्मू कश्मीर. ओके, तो बारामुल्ला तक आ गए थे ट्राइबल्स प्लस पाकिस्तान आर्मी रेगुलर्स. यहां पर एक, आप कह सकते हो, टर्न ऑफ फेट हुआ. टर्न ऑफ फेट क्या हुआ, दैट बारामुल्ला में बेसिकली दे स्टॉप्ड फॉर लूटिंग एंड रेपिंग. लूट करने के लिए दे स्टॉप्ड, और दे रेप्ड द नन्स ऑफ अ लोकल चर्च. एंड दैट इज समथिंग, ओके, दैट इज नॉट हाईलाइटेड, बट बहुत ही एक डरावना किस्म का उन्होंने कार्नेज किया था. एंड दे स्टार्टेड लूटिंग द लोकल बैंक. उसके चलते दे गॉट 1 डे लेट, एक दिन लेट हो गए. नहीं तो श्रीनगर कैप्चर कर लेते इंडियन आर्मी के पहले, इंडियन आर्मी के आने से पहले would have captured. अब इसके बाद प्रॉब्लम एक और क्या हुई, दैट वो बोल रहे थे कि ठीक है हमें जाना है, अब हमें श्रीनगर की तरफ जाना है. तो श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, पूरा आर्मी जा रहा था उनका, जो ट्राइबल आर्मी था विद दी पाकिस्तानी रेगुलर्स. तो एक बच्चा था वहां पर, साइकिल पे था. तो बच्चा जो था, वो उससे पूछते कि कहाँ पे, कहाँ है रास्ता, कहाँ है रास्ता, वेयर इज द एरिया. तो ही सेड कि आप लेफ्ट ले लेना, आगे से लेफ्ट ले लेना. एंड एक्चुअली उनको राइट लेना था. तो उन्होंने क्या किया, लेफ्ट ले लिया. पूरी की पूरी आर्मी गलत जगह चली गई. दे हैड टू कम टू कश्मीर, कश्मीर आना था. और वो बच्चा जो था उसने बोला कि आप लेफ्ट ले लेना. उस बच्चे को उन्होंने बाद में पकड़ के, दैट किड ऑन द साइकिल वाज एग्जीक्यूटेड. उसका नाम नहीं पता, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट दैट किड ऑन द साइकिल वाज एग्जीक्यूटेड एंड ही सेव्ड कश्मीर. ऐसा कहा जाता है कि 3 रीजंस थे कश्मीर के बचने का, 4 रीजन थे. एक, जो इनिशियल रेजिस्टेंस डोगरा ऑफिसर्स ने दिखाया ऑन द ब्रिज दैट कनेक्टेड पाकिस्तान टू जम्मू एंड कश्मीर. वहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो कमांडिंग जनरल थे, कमांडिंग ब्रिगेडियर थे, वो मारे गए. उनके वजह से थोड़ा डिले हुआ. दूसरा, दे स्टार्टेड लूटिंग एंड रेपिंग. ओके, नहीं, लूटिंग एंड रेपिंग, नॉट रूटिंग एंड, ओके, लूटिंग एंड रेपिंग इन बारामुल्ला. तीसरा चीज क्या हुआ, वो जो बच्चा था, ओके, ही इज कंसिडर्ड अ हीरो, अ लोकल हीरो. उसने बोला कि आप लेफ्ट ले लो रादर देन टेकिंग अ राइट. एंड द इंटायर फोर्सेस, इंटायर ट्राइबल आर्मी, इट वेंट टू द रॉन्ग प्लेस इंस्टेड ऑफ श्रीनगर. वो तीसरा रीजन था. चौथा रीजन था कमिंग ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. एक तरीके से आप देख सकते हो कि कश्मीर जो था वो पाकिस्तान को जाना चाहिए था, लेकिन फेट हैड इट कि वो हमारे पास आ गया. ओके, आफ्टर दैट, after the instrument of accession was signed,
Indo-Pakistani War of 1947-48 started, we were very much criticized. एंड नेहरू जी जो थे बेचारे प्रेशर नहीं ले पा रहे थे, जो इंटरनेशनल कंडमनेशन आ रहा था कि डिप्लोमेसी से करिए आप काम, बिकॉज वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, तो नो बडी वॉज रेडी टू सी अनदर बिग वॉर, especially in in a significant region. एक सिग्निफिकेंट वॉर कोई चाह नहीं रहा था, एवरीबडी वाज सेइंग कि बैठ के बात कर लो. प्रॉब्लम वाज कि हमारे पास स्टेट्समैन थे, नेहरू जी जैसे स्टेट्समैन थे, जो कि ये इस चीजों को सुन रहे थे कि मेरा यार यूनाइटेड नेशन में क्या होगा, एंड यूनाइटेड नेशन वाले मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. वेयर एज जो सामने थे हमारे, जो हमारे सामने थे, पाकिस्तानी आर्मी जो था, दे वेर वेरी चिल. ठीक है, दे न्यू कि भाई हमें तो मकसद पूरा करना है, मकसद नहीं भूलना, बाकी हम जो करेंगे ओके वो यूनाइटेड नेशन जाए भाड़ में. ओके, so India जो था, they were airlifted, Indian troops were airlifted to Srinagar and they started repelling the invaders. पहले उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट, there was a fight at the Srinagar airport सबसे पहले. Then what happened, basically they started pushing the Pakistani troops back. They fought bravely. इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा, okay, he got the first वीर चक्रा in this battle only. एंड कन्फ्लिक्ट जो है वो इंटेंसिफाई हुआ थोड़े दिन के लिए, बट आफ्टर दैट इंडिया स्टार्टेड गेन द अपर हैंड. द इशू वाज फाइनली टेकन बाय इंडिया इन जनवरी 1948 टू द यूनाइटेड नेशंस. इससे पहले एक और बात है आपको पता होनी चाहिए, दैट द जनरल्स नेहरू कि नेहरू जी थोड़ा सा समय और, वी आर गोइंग टू सिक्योर द इंटायर कश्मीर, इंटायर जम्मू हमारा होगा, पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो हम सिक्योर कर लेंगे. वी नीड सम टाइम, वी हैव द रिसोर्सेज. बट जो नेहरू थे, ही वाज अंडर ट्रेमेंडस डिप्लोमेटिक प्रेशर, ही कुड नॉट सस्टेन, एंड ही फाइनली इन जनवरी 1948 ही वेंट टू द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस जो है उसने एक सीज फायर कराया which came into effect on January 1st 1949. फिर एक यूएन मोजिब, अभी भी यूएन मोजिब एग्जिस्ट करता है. यूएन मोजिब क्या है, बेसिकली इट सेज यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान. यूएन मोजिब जो है, इट इज अ टूल फॉर द पाकिस्तानीज. आज के डेट में भी पाकिस्तानी जो है बहुत ज्यादा कैंग करते हैं यूएन मोजिब पे कि देखो यूएन मोजिब वाले, और उनको जब भी सीज फायर टूटता है, ओके, जब भी सीज फायर टूटता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर एलओसी पे, वहां पर यूएन मोजिब वाला लेके जाते हैं. तो यूएन मोजिब है क्या बेसिकली, तो यूनाइटेड नेशंस का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है जो ये इंश्योर करता है कि सीज फायर जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो इंटैक्ट रहे. और इंडिया ने मना कर दिया है अभी रिसेंटली, इंडिया ने यूएन मोजिब को बोला कि आप खाली करो श्रीनगर वाला अपना ऑफिस, और आप यहाँ से निकलो, आपकी कोई अब जरूरत नहीं है. ओके, यू आर अ रेलिक ऑफ द पास्ट. देन डिविजन ऑफ टेरिटरी हैपन, एक सीज फायर लाइन बना. ओके, व्हेन नेहरू सेड वेंट टू द यूनाइटेड नेशंस ब्रोकर्ड अ सीज फायर, और एक लाइन बना. देन दे गॉट दैट सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और द पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. देन वी गॉट द अभी जो जम्मू जेएनके रीजन है हमारा, ओके, वो हमें मिला. और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है, ओके, दे वर एबल टू गेट दैट आल्सो. ओके, देन लाइन ऑफ कंट्रोल जो था, सीज फायर लाइन बिकेम एलओसी इन 1972 एज पर द शिमला अग्रीमेंट. एंड जो 3rd ऑफ कश्मीर है वो पाकिस्तानी कंट्रोल में है, रेस्ट अंडर इंडियन कंट्रोल है. एक चीज आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से रख देखना. ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको हम देख लेते हैं. तो दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट इज योर गिलगिट बाल्टिस्तान. ओके, एंड दिस पार्ट इज योर पीओके. ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये है गिलगिट बाल्टिस्तान. ये दोनों अलग अलग रीजन्स हैं. ओके, देन द रेस्ट ऑफ द टेरिटरी, ओके, ये जो है दिस इज अक्साई चिन, and this region is called the Shaksgam Valley. Shaksgam Valley. This was gifted by Pakistan to China by this person known as Liaquat Ali Bhutto. Okay, Zulfikar Ali Bhutto. I'm sorry, Zulfikar Ali Bhutto, who was the foreign minister in 1962. He handed over 1963. He handed over Shaksgam Valley to China. Okay, yes. Then this area in this rest of the region, it belongs to India. Okay,
यहाँ पर एक और रीजन है जिसको हम बोलते हैं सियाचिन, एंड सियाचिन वाज कैप्चर्ड बाय इंडिया इन 1980s। ओके, तो ये जो ग्लेशियर्स है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अग्रीमेंट था कि दोनों कंट्री अलग अलग रहेंगे, सियाचिन को कोई छुएगा नहीं। लेकिन सियाचिन के पीछे की स्टोरी क्या है? बेसिकली एक रॉ, हमारा रॉ का एसेट था इंग्लैंड में, तो उसको पता चला कि पाकिस्तान आर्मी ने, ओके, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बूट्स और जो विंटर गेयर होता है वो उसका ऑर्डर दिया है। एंड फॉर्चुनेटली हम भी सेम वेंडर से खरीदते थे, सेम वेंडर से हम खरीदते थे। फिर हमें आइडिया लगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं, इतने सारे ट्रेकिंग गियर क्यों खरीद रहे हैं। देन वी गॉट टू नो दैट सियाचिन जो है वो उस पे इनका प्लान है। देन एक बटालियन को भेजा गया हमारी तरफ से, इट वाज लेड बाय आई थिंक बाना सिंह। ऑलराइट, इट वाज लेड बाय ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, एंड ही वेंट देयर। एंड उन्होंने क्या किया कि जो सियाचिन हाइट्स थे, सियाचिन ग्लेशियर्स है, उसको कैप्चर कर लिया। सियाचिन का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सियाचिन? बेसिकली सियाचिन जो है वो ओवरलुक करता है, कमांडिंग हाइट्स देता है इंडियन आर्मी को, हाई ग्राउंड देता है ताकि वो सारा जो एरिया है उसको देख पाए। ओके, सो दिस इज द होल थिंग। और ये जो रीजन है, एक ध्यान से यहाँ पर देखो, एक आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, दैट दैट इज अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन। ये जो देख रहे हो ना कश्मीर वाला, कश्मीर और गिलगिट के साथ जो हमारा एरिया है, जो बॉर्डर है, उसको हम बोलते हैं LOC। रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो पंजाब के साथ बॉर्डर है, जो गुजरात के साथ बॉर्डर है, उसको हम बोलते हैं IB, दैट इज इंटरनेशनल बॉर्डर। ओके, दैट इज इंटरनेशनल बॉर्डर। और LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपने हमेशा सुना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल गर्म हो गया, वहां पर बहुत ही हैवी फायर फाइटिंग चल रही है। कभी भी बहुत कम, ना के बराबर 0% के करीब आप सुनते होगे कि पंजाब या गुजरात या राजस्थान में बमबारी हो रही है। ओके, तो IB में कभी, इंटरनेशनल बॉर्डर में कभी भी फाइटिंग नहीं होती है। हमेशा जो फाइटिंग होती है, जो हमारे सोल्जर्स मरते हैं, उनके सोल्जर्स मरते हैं, वो LOC में मरते हैं। वाई? बिकॉज LOC जो है, इट इज नॉट अ स्टैटिक लाइन। ओके, मुशर्रफ के टाइम 2006-7 में वी गॉट वेरी वेरी क्लोज कि LOC को हम कर दे कन्वर्ट IB में, इंटरनेशनल बॉर्डर में। बट मुशर्रफ जो है, ओके, ही वेंट आउट ऑफ पावर, और जो एक गोल्डन चांस था, दैट वाज गॉन। आज के डेट में जो इंडियन गवर्नमेंट है, इट क्लेम्स द एंटायर टेरिटरी एज इट्स ओन, पाकिस्तान क्लेम्स द एंटायर टेरिटरी एज इट्स ओन। देन उसके बाद व्हाट हैपेंड आफ्टर द 1947-48 वॉर? आर्टिकल 370 जो है, ऑलराइट, इट ग्रांटेड स्पेशल ऑटोनॉमी टू द रीजन। तो वहां पर क्या था? दैट के लैंड जो था, लैंड यू कैन नॉट परचेज एज एन आउटसाइडर। आप एक अगर कश्मीरी महिला हैं, इफ यू आर अ कश्मीरी वुमेन, आप अगर बाहर शादी करोगे, इफ यू आर गोइंग टू मैरी आउटसाइड, तो यू विल लूज ऑल द राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट यू कैन गेट एज अ कश्मीरी डोमिसाइल पर्सन। देन उसके बाद था वहां पीनल कोड चलता था, रणबीर पीनल कोड। वहां का पीनल कोड वाज डिफरेंट देन द इंडियन पीनल कोड। ओके, वहां रणबीर पीनल कोड चलता था। ओके, सो और भी ये सारी चीजें थी, प्लस सब्सिडी दबा के दिया जाता है। कश्मीर में कोई गरीब नहीं है, कश्मीर में अगर आप जाओगे तो कोई गरीब नहीं है, और जो मिडिल क्लास है वो अमीर है। कश्मीर में कोई गरीब नहीं है, और जो मिडिल क्लास है वो अमीर है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट डजंट हैव अ थ्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वाई? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट जो है वो दबा के सब्सिडी खिलाती है। और ये जो सब्सिडी है बेसिकली एक प्राइस है जो हम पे कर रहे थे कश्मीर को फॉर सो मेनी ईयर्स, कि यार आप मान जाएं, ठीक है, आप हमारे साथ आ जाएं। बट आपने देखा उसका क्या नतीजा हुआ। ओके, आज के डेट में इफ यू गो टू कश्मीर, हर घर में एक 2 मंजिला घर आपको मिलेगा, हर आदमी का 2 गाड़ी। ओके, शौक वाले मोटरसाइकिल्स आपको मिल जाएंगे। वो क्यों है? व्हाट इज द रीजन? और आप पूछोगे क्या करते हो, तो छोटे मोटे शॉप के, ओके, शॉप ओनर है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जितना कमाती है कश्मीर से, 1 रुपए कमाती है कश्मीर में, तो 100 रुपए इन्वेस्ट करती है। तो ये जो था आर्टिकल 370, इट वॉज फाइनली रिमूव्ड, ओके, ऑन 5th अगस्त।
2019 था ना, 2019 था कि 2020 था? 2019, राइट? 5 अगस्त 2019 को, ओके 2020 में तो कोविड चल रहा था, यस। 2019 को फाइनली, 5 अगस्त 2019 को द आर्टिकल 370 वाज लिफ्टेड एंड कश्मीर बिकेम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। ओके, एक और चीज है कि प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट का जो मसला है, इट इज समथिंग, जो प्लेबिसाइट वाला अग्रीमेंट है, इट इज समथिंग द इंटायर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पैरेट्स कि भाई प्लेबिसाइट कराएं, आप प्लेबिसाइट कराएं। लेकिन दिस इज समथिंग दैट नो पाकिस्तानी हैज एवर रेड। एवरी पाकिस्तानी सेज कि प्लेबिसाइट एग्रीमेंट को देखें, बट नो पाकिस्तानी हैज एवर रेड दिस एग्रीमेंट, बिकॉज क्या है प्लेबिसाइट का इशू? प्लेबिसाइट में है कि यूएन जो है उसने प्रपोज किया है एक प्लेबिसाइट ऑन कश्मीर फ्यूचर, एंड दिस इज ट्रू, एंड दिस इज ट्रू। लेकिन उसमें क्या है कि पाकिस्तान को अपना फोर्सेस विड्रॉ करना है। पाकिस्तान हैव टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर, विच पाकिस्तान विल नेवर डू। इसीलिए जब भी कोई पाकिस्तानी ये बोले कि आप प्लेबिसाइट क्यों नहीं कराते हैं, बोलो कि बिल्कुल प्लेबिसाइट कराएंगे। नेवर गो ऑन द बैक फुट व्हेन अ पाकिस्तानी क्लेम्स that you are not doing the plebiscite. Always say, okay, let us do the plebiscite, but go and read what is written in that plebiscite document. पहले आप जो पाकिस्तानी हैं उनको हटाएं, जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उनको हटाएं। अब प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा आगे जाता हूं सिलेबस के स्कोप से। प्रॉब्लम है दैट द सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और पीओके, इट हैज बीन पंजाबाइज्ड। पंजाबाइज्ड का मतलब क्या है? मतलब पंजाब से, पंजाब के जो पंजाबी रेस के लोग हैं उनको लाके और इस एरिया में, रख दिया गया है। ऐसे पता चला? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? अभिनंदन वाला वीडियो जाके देखो, गो एंड वॉच दैट अभिनंदन वाला वीडियो। कश्मीर में गिरा था, उसका जो प्लेन है कश्मीर वाले एरिया में गिरा था, और वहां पर पंजाबी में बोल रहे हैं लोग। एवरीबडी इज स्पीकिंग पंजाबी, नो बडी इज स्पीकिंग कश्मीरी। इंडियन साइड के कश्मीर में आ जाओ, एवरीबडी स्पीक्स कश्मीरी। पाकिस्तान वाले साइड में चले जाओ, एवरीबडी देयर स्पीक्स पंजाबी। वाई? बिकॉज आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी जो डीप स्टेट है उनका, उसने एक डेमोग्राफिक शिफ्ट किया है। बिकॉज उनके लिए जो ह्यूमन राइट्स वाला है वो लैक्स था। दे वेर एलाइज ऑफ अमेरिका, जो भी कर सकते थे फॉर मेजोरिटी ऑफ द 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी। तो उन्होंने क्या किया कि कश्मीरी को वहां से निकाल के, कश्मीरी को क्या किया, पूरे कराची, क्वेटा, बलूचिस्तान, ओके, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ पर भेज दिया। और लाहौर के लोगों को, जो लाहौर के एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनको ला ला के कश्मीर में डाल दिया, जो उनका कश्मीर है, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर। सो उससे क्या हुआ, आज के डेट में उनका जो कश्मीर है दैट इज रिलेटिवली स्टेबल। और हमारे में क्या था, वी प्लेड बाय द रूल्स, आर्टिकल 370 लगा हुआ था, उसके वजह से हम इस टाइप की चीजें, हरकतें नहीं कर सकते थे। ओके, दैट्स वाई अगर आप देखोगे तो गुड बॉय बनने का हमें सजा मिली द लास्ट 5 years, जो है इट हैज बीन रिलेटिवली पीसफुल। आर्टिकल 370, वी लॉस्ट ओवर 87,000 इंडियन ट्रूप्स एंड सिविलियंस, over 87,000 Indian troops and civilian. This means lakhs of children have gone orphan. 87,000 में से कितने widows हैं? Okay, lakhs of orphans and so many widows. तो उसका प्राइस है that we had to pay for keeping Kashmir as part of India. All right. तो जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, हमारे बायलैटरल रिलेशंस खराब रहे। हमारे बायलैटरल रिलेशंस हमेशा, अगर आप देखोगे, पाकिस्तान ऑलवेज पैरेट्स दिस लाइन दैट आप हमारे साथ, हम इंडिया के साथ तब बात करेंगे जब कश्मीर का मुद्दा हम सॉल्व करेंगे। ओके, प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कश्मीर इज समथिंग विच कीप्स द पाकिस्तान आर्मी अलाइव। आर्मी आर्मी आज क्या कहती है? आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी जाती है, वो अपने सिटीजन्स को बोलती है कि देखो, मुझे तुम्हें ऑपरेट करना पड़ रहा है, I have to do the corruption and I have to do the operation. Why? Because देखो, इंडिया के पास कश्मीर है, तुम्हें कश्मीर चाहिए ना, और वो कश्मीर पाक फौज ही तुम्हें लाके दे सकती है। तो एक रेलेवेंस होना चाहिए। अगर मान लो कश्मीर का जो सोल्यूशन है वो कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाए, फिर जो पाकिस्तानी आर्मी है इट विल गो इररेलेवेंट, एंड देन द पाकिस्तानी पीपल विल से कि अब किस लिए तुम्हें करना है।
All right, so that's why it is said that Pakistani army likes the Kashmir issue to be on boil. जब भी जो वहां का सिविलियन गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ हो गया, आप देख लो, बेनजीर भुट्टो अगर आप देख लो, उसके पहले अगर आप देख लो कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, नो प्राइम मिनिस्टर हैज एवर सर्व द फुल टर्म बाय द वे इन पाकिस्तान। आप कोई भी देख लो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, ही वाज शॉट डेड, भरी सभा में उनको गोली मार दी गई थी। उसके बाद जो जुल्फिकार अली भुट्टो है उसको सूली पे, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। उसके बाद जो बेनजीर भुट्टो है उसको बीच में ही हटा दिया गया था। देन नवाज शरीफ, मुशर्रफ ने उसको कू करके हटा दिया था। देन अगेन ये जो नवाज शरीफ बीच में आया उसको करप्शन के चार्जेस पर हटा दिया। इमरान खान को तो आप देखो कैसी फजीहत की उसने। नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज सर्व, नो सिविलियन गवर्नमेंट हैज सर्व द फुल 5 टर्म। दिस इज अ फैक्ट। ओके, दिस इज अ फैक्ट। तो कभी और बात करेंगे पाकिस्तान का क्या सीन है। ओके, बदमाश कंपनी, why it is called the Badmash company, so why the deep state is called, but आज का जो scope है हमारा, that is only this thing. All right, so any questions that you guys might have, any questions that you guys might have, any question, just repeat which point again, which point. uh, uh yes, तो हमारा जो स्टडी था उसमें बोला गया कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट directly 280 to 300 billion dollars because of the terrorism that started in the early 2000s in Khyber Pakhtunkhwa and adjoining areas. Okay. Yes, पाक आर्मी इंटरेस्ट ऑन कन्फ्लिक्ट क्या है, देखो, अगर एक आर्मी है एंड इट हैज टू रूल विथ एन आयरन फिस्ट, और पाकिस्तान आर्मी इज द रिचेस्ट कॉर्पोरेशन इन पाकिस्तान, सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन आपको पता है, विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन पाकिस्तान, इट इज फौजी फाउंडेशन। तो फौजी फाउंडेशन किसकी कंपनी है? पाकिस्तान आर्मी की कंपनी है। इट मेक्स डाइपर्स, इट मेक्स सीमेंट, इट मेक्स मिल्क, इट हैज द हाईएस्ट लैंड ओनरशिप, करेक्ट? ओके, फर्टिलाइजर्स, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, फौजी एफएफ डज, फौजी फाउंडेशन जो है वो करता है। इसके पीछे का क्या रीजनिंग दे सकता है? इसके पीछे का क्या रीजनिंग दे सकता है? इंडियन आर्मी का सोल्जर रिटायर होता है तो बेचारा अपने गांव जाके एक 2 मंजिला इमारत बनाता है ग्रेचुइटी फंड से। जब इंडियन आर्मी का ऑफिसर रिटायर होता है तो बेचारा चंडीगढ़ में एक छोटा सा 60 लाख 70 लाख का विला खरीद के उसमें एक एसयूवी डाल देता है। दैट्स इट। मैक्सिमम इंडियन आर्मी के सोल्जर्स यही कर सकते हैं। बट व्हेन अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर गेट लैंड, लॉट्स ऑफ लैंड, कनाल्स वहां पर यूज होता है। कनाल्स इज बेसिकली एकर्स एंड हेक्टेयर, जैसे हमारे यहाँ यूज होता है, वहां कनाल्स यूज होता है। वो यूज, ओके, वो उसको मिलता है, ही गेट्स कैश, ही गेट्स लुक्रेटिव पोस्टिंग्स। आज के डेट में एंटी करप्शन ब्यूरो है पाकिस्तान का, इट इज बीइंग लेड बाय अ पर्सन हु इज अ लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। उसकी सैलरी पता कितनी है? हाउ मच सैलरी ही इज टेकिंग? ही इज टेकिंग अराउंड 19 लाख पाकिस्तानी रुपीज पर मंथ एज सैलरी। तो ये जो चीज है, फौजी फाउंडेशन, द आर्मी इज द बिगेस्ट कॉर्पोरेशन इन पाकिस्तान, उसके पीछे का रीजन क्या है? हाउ दे आर गोइंग टू जस्टिफाई विद द आवाम ऑफ पाकिस्तान, द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि कश्मीर चाहिए ना, कश्मीर आवाम से, लाइक लाइक पावलोव्स डॉग, जैसे पावलोव का कुत्ता होता है, उसी तरीके से जो पाकिस्तानी आवाम है, इट सेज यस, आई वांट, आई वांट कश्मीर। ठीक है, कश्मीर चाहिए। कश्मीर कौन दिलाएगा? तो आवाम सेज आप दिलाएंगे, यू आर गोइंग टू, ओके, यू आर गोइंग टू गिव मी कश्मीर। दे सेलिब्रेट जस्ट लाइक पावलोव डॉग सेलिब्रेट्स ऑन द द साउंड ऑफ द, उसी तरीके से कश्मीर जो पाकिस्तानी अवाम है उसको एक चूरन खिलाया गया कश्मीर का कि ठीक है तुम घास खाओ, एवरीथिंग ऑल राइट, एटमी ताकत हम बनाएंगे, हम तुम्हें कश्मीर लाके देंगे। उसके लिए हमें फौजी फाउंडेशन जरूरी है, डाइपर बनाना हमें जरूरी है, फर्टिलाइजर बेचना जरूरी है, लैंड बैंक क्रिएट करना जरूरी है। डीएचएल वहां पर एक होता है, डीएचएल में विलाज होते हैं, बहुत लग्जूरियस विला, वहां पर कोई सिविलियन अलाउड नहीं होता है डीएचएल के अंदर जाना, नो सिविलियन इज अलाउड इनसाइड डीएचएल। ओके, तो ये सब क्यों होता है? ओके, बिकॉज आप चूरन खिला रहे हैं। अब अगर मान लो कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया, कश्मीर जो इशू है दैट इज सॉल्व, तो कल को कैसे फौजी फाउंडेशन का बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होगा?
से जो करप्शन करते हैं कैसे होगा? ओके, पापा जॉन्स, ऑलराइट, पापा जॉन्स आपको पता होगा अमेरिका का एक पिज्जा चेन है। पापा जॉन इज अ अमेरिकन पिज्जा कंपनी, जैसे डोमिनोज होता है। उस लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक जनरल था पाकिस्तान का, ही वॉज द बिगेस्ट ओनर ऑफ पापा जॉन फ्रेंचाइज इन नॉर्थ अमेरिका, इन कनाडा एंड यूएस। पापा जॉन्स के जितने भी फ्रेंचाइज हैं, ओके, उसका 19-20 रेस्टोरेंट था। ही हैड 19-20 रेस्टोरेंट्स। ओके, आई थिंक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर थे, आसिफ गफूर नाम था उसका। 19-20, ही वॉज द बिगेस्ट ओनर ऑफ पापा जॉन फ्रेंचाइज। तो ये पापा जॉन फ्रेंचाइज को जस्टिफाई कैसे करेंगे भाई? कश्मीर ला के देंगे? वेट करो, ओके, 50 साल 60 साल वेट करो, वी विल गेट कश्मीर फॉर यू, बट ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय तक, ओके, उस समय से पहले आप, ऑलराइट, यस, आप थोड़ा सा वेट करो तो मैं थोड़ा पैसा भी कमा लूं साइड पे। ठीक है, यस वैभव, यू कैन स्पीक, बस मैं बंद कर देता हूँ सर रिकॉर्डिंग।